आइए चलिए आज आरंभ करते हैं हम लोग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में। इसे इंट्रोड्यूस किया गया है 20 सितंबर को लोकसभा में। अब यहां पर याद रखिएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 एफसीआरए के नाम से ये शॉर्ट में जाना जाता है। तो एफसीआरए के रूप में यह जाना जाता है। जितने भी विदेशी चंदे होते हैं वह इसी रूल के आधार पर तय होते हैं। यहाँ पर अभी दो बड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें अभी इसके ऊपर हो रही है। सरकार ने इसे रेगुलेट किया है और सरकार ने इसके प्रयोग को भी दूसरे तरीके से देखना शुरू किया है। यहाँ पर याद रखिएगा, अब हम न्यूज के ऊपर आते हैं कि क्यों यह चर्चा में था। यहाँ मैं आपको एक ऑफ इंडिया का एक न्यूज लेकर जा रहा हूं जो 7 सितंबर 2020 का है। सेंटर क्रैकडाउन ऑन फॉरेन फंडिंग ऑफ क्रिश्चियन इवेंजिल ऑर्गेनाइजेशन, सस्पेंड एफसीआरए लाइसेंस ऑफ 4। यहाँ पर 4 ऐसी संस्थाएं हैं जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उनकी एफसीआरए लाइसेंस को खत्म कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। अब ये चीजें है क्या, जरा समझते हैं। यहाँ पर कुछ तरफ से यह भी अभी प्रचारित किया जा रहा है कि निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं एक बड़ी कोशिश है जितनी भी ईसाई मिशनरियां हैं उनको प्रतिबंधित करने की, या उनके फॉरेन जो ऐड आते हैं, फंड आते हैं, उनको रोकने की। तो इसी न्यूज से मैं स्टार्ट करता हूं ताकि पता चल सके कि एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब ये कौन कौन सी 4 संस्थाएं थी वो देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट गॉस्नर इवेंजेलिकल, झारखंड की ये संस्था है एक। वहीं पर इवेंजेलिकल चर्च एसोसिएशन, ये मणिपुर की संस्था है। नॉर्थ इवेंजेलिकल लुथेरियन चर्च इन झारखंड, यह भी एक झारखंड की संस्था है। वहीं न्यू लाइफ फेलोशिप एसोसिएशन, यह मुंबई की संस्था है। तो इन 4 संस्थाओं के एफसीआरए लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। तो यह इन 4 संस्थाओं के एफसीआरए लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यह किस प्रकार से किया गया है। अब हम लोग इसके बारे में और डिटेल देखेंगे कि यह जो हम कैसे। लोग अकाउंट वगैरह। अब यहाँ पर देखो, ये जो पूरा का पूरा चीज है ये क्या है और किस प्रकार से चेंजेस है, इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पहले दृष्टि से देखने से यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईसाई मशीनरियों के विरुद्ध ये कुछ काम हो रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और भी न्यूज को हमको देखना पड़ेगा। 8 नवंबर 2019 के न्यूज को हम लोग देखते हैं। MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कैंसिल FCRA लाइसेंस ऑफ 1300 NGOs। यहां पर याद रखिएगा, 1300 एनजीओ के लाइसेंस को रद्द किया गया था। किस समय में आपका, यह 8 फरवरी 2019 की इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 8 नवंबर 2019 की इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बतला रही है कि 1300 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। एक और रिपोर्ट है जिसमें 2015 से बात करेंगे तो करीब करीब 14,500 ऐसे एनजीओज के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए गए हैं। अब है क्या, पहला सवाल जो मैंने आपको दिया था कि क्या यह ईसाई मशीनरियों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, तो ये लिस्ट जरा पढ़ लेने के बाद हम लोगों को समझ में नहीं आया, समझ में आ जाएगा कि 1300 जो पूरे के पूरे एनजीओज बैन किए गए हैं। क्योंकि पहला वाला न्यूज देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि कुछ विशेष समुदाय के ही एनजीओज बैन किए गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, द लिस्ट इंक्लूडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज यूनिवर्सिटीज ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश मौलाना आजाद एजुकेशनल सोसाइटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर याद रखिएगा IIT भी है, तमिलनाडुज क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन सच एज क्राइस्ट फॉर इंडिया एंड इन्फेंट जीसस मिशन ट्रस्ट एंड गवर्नमेंट एडेड नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि सभी प्रकार के यूनिवर्सिटीज भी हैं इस लिस्ट में, इसमें क्रिश्चियन संस्थाएं भी हैं, सारे के सारे हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा इसका हाईएस्ट नंबर ऑफ एनजीओज को कैंसिल किया गया है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। बिहार का वीर सावरकर सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थान, वहीं पर मध्य प्रदेश का जयप्रकाश नारायण युवा मंडल, इनको भी एफसीआरए के कैंसिलेशन का सामना करना पड़ा है। तो यहां पर जवाब क्लियर हो जाता है कि यह किसी भी हालत में सिर्फ ईसाई मशीनरी के विरुद्ध चलने वाला कोई
अभियान नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सभी प्रकार के ये 1300 जो पूरे के पूरे एनजीओज से जिनको बैन किया गया है, हर एक प्रकार के एनजीओज को बैन किया गया है, जिसमें कुछ वीर सावरकर के नाम के भी हैं और जिसमें अन्य भी इस प्रकार के हैं। जयप्रकाश नारायण के नाम पर है। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, तमिलनाडु के ऑर्गेनाइजेशंस भी। अब यहाँ पर सीधा सा है कि जिस ग्रुप में, जिस समूह के पास ज्यादा नंबर ऑफ एनजीओज एफसीआरए से फंड ले रहे हैं, यह एक्शन उन्हीं के ऊपर हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसके ज्यादा लाइसेंस कैंसिल होने की संभावना बनती है अगर वह कानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो। चलिए, अब यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज देखा समझा। अब आगे चलते हैं कि वर्तमान में बदलाव क्या क्या किए गए हैं। अभी जो इस एक्ट में चेंज किया गया है वो क्या है? द फॉरेन Contribution Regulation Amendment Bill 2020 was introduced in Lok Sabha on September 20. The bill amend the Foreign Contribution Regulation Act. यह फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करने के लिए बनाया गया है। क्या क्या अमेंडमेंट है इस चीज को देखते हैं, तब पता चलेगा कि वाकई यह क्या ईसाई विरोधी है या नहीं है। The act regulates the acceptance and utilization of the foreign contribution by individuals, associations and companies. Foreign contributions is the donation or transfer of any currencies, securities or articles of the beyond the specific values by the foreign source. तो यहाँ पर सीधा सा कि यह एक्ट रेगुलेट किसको करता है हमारा? यह एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन, जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं पैसा फॉरेन से और उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। अब ये कौन एक्सेप्ट कर रहा है पैसा? ये कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई एसोसिएशन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है। ये विदेश से पैसा लेती है और पैसा यह डोनेशन से लिया जाता है या फिर ट्रांसफर ऑफ एनी, ये किसी भी करेंसी में ट्रांसफर है। अब यहां पर याद रखिएगा, यह जो फॉरेन फंडिंग का सोर्स है इसको आप यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस और यूटिलाइजेशन दोनों के ऊपर है। और आप जो यूटिलाइज कर रहे हैं तो क्या सरकार को बता रहे हैं कि आपने किस प्रकार से यूटिलाइज किया है? तो यहां पर इसी चीज को लेकर यह कानून तैयार किया गया है। मेरे ख्याल से यहाँ कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अब देखते हैं आगे किस चीज के गतिविधियों को यहाँ प्रतिबंधित किया गया है। प्रोहिबिटेशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, विदेशी चंदा लेने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन किसके ऊपर रोक लगाई गई है? अंडर द एक्ट सर्टेन पर्सन्स आर प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इस एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को विदेशी चंदा लेने से रोक लगा दी गई है। कौन कौन से हैं इसमें? दीज इंक्लूड्स इलेक्शन कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जो इलेक्शन यानी कि चुनाव लड़ते हैं। एडिटर्स और पब्लिशर्स ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के एडिटर्स और पब्लिशर्स विदेशों से चंदा नहीं ले सकते हैं। जजेस, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हैं या सिविल कोर्ट के जज हैं लोअर कोर्ट के, वो जज भी विदेशों से चंदा नहीं ले सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी जो अधिकारी या कर्मचारी हैं वो भी नहीं ले सकते हैं। मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटर, कोई भी विधानसभा विधान परिषद के व्यक्ति जिनको ये चंदा मिल रहा है वो अब नहीं ले पाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज, विदेशी जो हमारे फंड हैं डिफरेंट अलग अलग, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं ले पाएगी। और इसी प्रकार के अन्य, मेरे ख्याल से इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई इलेक्शन लड़ने वाला व्यक्ति है वह अगर विदेशी किसी संस्था से पैसा लेता है या किसी विदेशी व्यक्ति से पैसा लेता है तो निश्चित तौर पर उसके कुछ ना कुछ पैसा देने के पीछे के निहितार्थ होंगे, कुछ ना कुछ उद्देश्य होंगे। तो ये जो पूरे के पूरे निहितार्थ होंगे इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये एक्चुअली किस प्रकार से काम करेगा। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर जो फंड आएगा सर, फंड के अगेंस्ट बिल शो करता है उसके बाद भी पब्लिक सर्वेंट्स पैसा नहीं ले पाएगा? नहीं, अब वो लोग नहीं ले पाएंगे जो पब्लिक सर्वेंट लिया करते थे, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट को ऑलरेडी गवर्नमेंट पैसा दे रही है। हमारे नेता जो विधानसभा में है, विधान परिषद में है, ऑलरेडी उनको सैलरी दी जा रही है। तो उस अवस्था में अगर वो कहीं से और से बाहर से डोनेशन ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी मिसयूज हो सकती है या कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियां देश के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर कर सकती हैं।
तो इस प्रकार से इस चीज को लेकर सरकार ने बिल्कुल रोक लगा दी है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कोई जज हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी है। अब पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा चर्चा आएगी कांग्रेस पार्टी की, जिन्होंने चाइना के एक ग्रुप या कंपनी से पैसा लिया था। तो यहां पर याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ये पैसे लिए गए थे। तो ये जो पैसे लिए जा रहे हैं, तो इस प्रकार अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भी विदेशी कोई फंडिंग नहीं ले पाएगी। साथ में जो सरकारी कर्मचारी हैं, इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट हैं, इन सब का भी आप जीतते हैं या हारते हैं ये सवाल अलग है, लेकिन आप इलेक्शन लड़ रहे हैं मतलब आप विदेश से कोई पैसा नहीं ले सकते। चलिए, एक महत्वपूर्ण सुधार है, ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि विदेशी शक्तियां जब भी इंटरफेयर करेंगी, किसी भी व्यक्ति को पैसा देंगी, देखो कोई भी किसी को मुफ्त में कोई 1 रुपया नहीं देता, इस चीज को याद रखिए। कोई भी मुफ्त में कुछ ना कुछ काम तो वो आपसे निकलवाएगा ही निकलवाएगा। तो यहाँ पर विदेशी जितने भी कंपनियां हैं वो हमारे एडिटर्स को पैसा देती हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस है आपका वॉलमार्ट का। वॉलमार्ट यहाँ पर याद रखिएगा, इसने करीब करीब 250 करोड़ रुपए खर्च किए थे 2008 से लेके 2000 आपका 11-12 के बीच में 250 करोड़ रुपए खर्च किए थे वॉलमार्ट कंपनी ने भारत में मल्टी ब्रांड रिटेलिंग को परमिशन दिलाने के लिए। ये पैसा किसको दिया गया, यह भी एक बड़ी कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल ये रही है कि आखिर ये पैसा किसको दिया गया, किसने किसको दिया था पैसा। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ये न्यूज़पेपर्स वालों को ये पैसे मिले थे, ये पैसे चैनल वालों को मिले थे, टीवी चैनल वालों को। तो यहाँ पर अब उस प्रकार का कोई पैसा नहीं ले पाएगा कि मल्टी ब्रांड रिटेलिंग के पक्ष में आर्टिकल्स लिखे जाए, वहां पर जब वोटिंग हो तो सदस्य मल्टी ब्रांड रिटेलिंग के पक्ष में फेवर करे। आप सोच सकते हो 250 करोड़ रुपए दिए गए, क्योंकि इसे अमेरिका में, हमारे यहाँ इसे घूस लेना कहते हैं और अमेरिका में इसे लॉबिंग कहते हैं। अमेरिका में इसे क्या कहते हैं, लॉबिंग कहते हैं। और लॉबिंग लीगलाइज रूप से अमेरिका में लागू है, लेकिन उन वहां की कंपनियों को कांग्रेस में यह स्टेटमेंट देना पड़ता है कि आपने कितना पैसा लॉबिंग के ऊपर विदेशों में खर्च किया। तो ये वॉलमार्ट कंपनी ने यूएस कांग्रेस में दिए अपने स्टेटमेंट में बताया था कि भारत में करीब करीब 200 से 250 करोड़ रुपए दिए गए थे सिर्फ लॉबिंग के लिए। तो यहाँ पर लॉबिंग के लिए दिए गए वॉलमार्ट कंपनी को यहाँ पर अब लागू करवाना था मल्टी ब्रांड रिटेलिंग इस देश में। हम लोगों ने भी इस वॉलमार्ट कंपनी के ये को सपोर्ट किया था कि नहीं ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें मुख्यतः घाटा हमारे जो रिलायंस या बाकी बिग बाजार वैसे कंपनियां उनको था। लेकिन बाद में जब रिपोर्ट आई कि नहीं ये इसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो हम लोगों ने भी देखा कि ये कहीं ना कहीं हम लोग जो क्लासेस में सपोर्ट करते हैं तो एक मैंडेट को चेंज करते हैं। तो हम लोगों ने क्वालिटी बेस्ड सपोर्ट किया। लेकिन जब ये न्यूज आया कि नहीं वॉलमार्ट कंपनी इसके लिए पैसे बांट रही है, तो मुझे लगा ये कहीं ना कहीं देश की अस्मिता के साथ खतरा है, और इस प्रकार से ये पूरे के पूरे देश को हाईजैक करने की तैयारी ज्यादा लग रही है। तो मैं भी शुरुआत में इस चीज को समझ नहीं पाया था कि ये एक्चुअली खेल क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट ने अपने न्यूज़पेपर्स में लिखा था कि मल्टी ब्रांड रिटेलिंग होना चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया था। तो हम लोग भी कंफ्यूज थे कि बहुत सारे जर्नलिस्ट देख रहा था कि बड़े अच्छे तरीके से मल्टी ब्रांड रिटेलिंग के पक्ष में बयान दे रहे हैं। तो कुछ हद तक मैं भी प्रभावित था कि हाँ ये लगता है सही कह रहे हैं, कंपटीशन बढ़ेगा, नुकसान क्या है। और जब दे सकते हैं तो बंद भी कर सकते हैं, ज्यादा अगर परेशानी होगी तो बंद भी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि जब ये न्यूज आई खुलकर कि अमेरिकन कांग्रेस में ये चीज बताई गई कि नहीं 250 करोड़ दिए गए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इस चीज का समर्थन करने का मैंने भी इरादा बंद कर दिया कि ये समर्थन करने लायक चीज नहीं है। क्योंकि मल्टी ब्रांड रिटेलिंग में एक सबसे बड़ा खतरा हमारी देश की कंपनियों को है, क्योंकि देश की कंपनियां जैसे रिलायंस स्मार्ट है, बिग बाजार है, खान मार्केट है, डिफरेंट अलग अलग मार्केट्स हैं आपके जिनके चेन चल रहे हैं। तो सबसे पहला खतरा उन लोगों को होगा। किसानों को डायरेक्ट कोई खतरा उससे नहीं है, या छोटे दुकानदारों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा खतरा इन सारे के सारे ग्रुप्स को होगा, चाहे वो रिलायंस फ्रेश वाला ग्रुप हो, बिग बाजार वाला हो, या फिर हालांकि आप बिग बाजार में भी एक बड़ी हिस्सेदारी रिलायंस ने खरीद ली है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जितने भी ये होंगे, तो इन सब के लिए आपको भी ध्यान में रखना है कि एक्चुअली किस प्रकार से चल रही है। तो इसी को कहा जाता है लॉबिंग। इसमें हमारे न्यूज़पेपर वालों ने, टीवी वालों ने, सांसदों ने, एमएलए, एमपी सबने पैसे खाए थे, लेकिन नाम डिस्क्लोज नहीं हो पाया कि आखिर किसके किसके अकाउंट में पैसे मिले थे।
द बिल एड्स पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड अंडर द इंडियन पिनल कोड। यहाँ पर जो पब्लिक सर्वेंट की बात की जा रही